नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर अजय भांबी और आज हम बात करने जा रहे हैं राहु की। राहु जब सिंह राशि में होता है तो कैसा फल देता है। पिछले कुछ दिनों से जैसा कि आप देख रहे हैं, हम प्रोग्राम कर रहे हैं राहु प्लस राशि प्लस नक्षत्र, और हमने कुछ एपिसोड किए हैं जिनकी देखने वालों की संख्या हज़ारों से लाखों में पहुंच गई, और इससे हमारा बहुत उत्साह बढ़ा है। और इस उत्साह के चलते हम और ज़ोर शोर से राहु के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और राहु से जुड़ी हुई जो भी कथाएं हैं या जो भी उसके व्यवहार के तरीके हैं या कैसे वो कब बदल जाता है, कब वो संयम बरतता है और कब नहीं बरतता, इन सब की हम बात करेंगे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं सिंह राशि में जब राहु होता है तो क्या करता है। आपको सबको मालूम ही है कि राहु और सूर्य सौतेले भाई हैं। सूर्य बड़ा भाई है और राहु छोटा भाई है। इनके पिता एक हैं, कश्यप ऋषि। कश्यप ऋषि की कई पत्नियां थीं, तो उसमें से जो अदिति थी उस पत्नी से सूर्य पैदा हुए थे, और एक उनकी और पत्नी थी सिंहिका, उससे राहु पैदा हुआ था। ऋषि की बहुत पत्नियां थी। एक ऐसा भी युग था जहाँ पर ब्रह्मा के अतिरिक्त, ब्रह्मा प्रजापति के अतिरिक्त ऐसे कई और दक्ष प्रजापति थे जिनका कार्य प्रजनन में सहायता करना था। ये शायद उस समय की बात है कि जब ये दुनिया बस रही थी तो ब्रह्मा जी ने अपने समकक्ष कई प्रजापति बनाए थे। कुछ लोग बोलते हैं 10 की संख्या थी, कुछ कम है कुछ ज़्यादा है, तो कन्फ्यूज़न हो सकता है। तो उन सब का काम ये था कि वो और सब काम तो करें, व्यवस्था जमाएं, इस दुनिया को कैसे चलना चाहिए, साथ में प्रजनन का कार्य भी है, बड़ा इम्पोर्टेंट कार्य था। सो एक दक्ष प्रजापति हैं, उनकी 60 कन्याएं थीं। दक्ष प्रजापति की बड़ी कन्या का विवाह भगवान शिव से हुआ था, उनका नाम सती था। और आगे कथा आपको मालूम होगी, छोटी सी बताता हूँ कि जब दक्ष ने शिव का अपमान किया और सती उसमें भस्म हो गई उस कुंड में, तब भगवान शिव ने अपना एक रुद्र भेजा था और उसके बाद दक्ष प्रजापति का घमंड का मर्दन किया था। ऐसी बहुत सारी कथाएं हैं। तो इसी कथा में हम अपनी कथा पर आते हैं। जो राहु जो है, राहु कश्यप ऋषि और सिंहिका का पुत्र है। और यूँ तो दक्ष जी जितने थे उनका कार्य था प्रजनन, महत्वपूर्ण कार्य था, और सब कार्यों के अलावा व्यवस्था करना ये तो था ही। तो एक दिन जो सिंहिका जो है वो राक्षस है प्रवृत्ति से, या राक्षस कुल की है, प्रवृत्ति क्या है ही राक्षस। सिंहिका कश्यप ऋषि की पत्नी है और एक दिन पुत्र की कामना से दिन में ऋषि से संभोग की प्रार्थना करती है। अब ऋषि का लोग जो थे उनके नियम के अनुसार दिन में संभोग वर्जित था, और जबकि राक्षस प्रवृत्ति के लोगों के लिए ऐसा कोई वर्जन होता नहीं, और उसकी बड़ी तीव्र इच्छा थी, और इच्छा मात्र संभोग की होती तो भी ऋषि मना कर देते। वो पुत्र पाना चाह रही है, तब प्रजनन का उनकी ड्यूटी है, वो उनका कार्य है। तो ना करें तो नियम का उल्लंघन होता है, करें तो अंतर्द्वंद है। इस अंतर्द्वंद में वो सिंहिका मानती नहीं और ऋषि को मजबूरन ये कृत्य करना पड़ता है। और जैसे ही कृत्य होता है उसके तुरंत बाद राहु पैदा हो जाता है। ये कथा हमने पहले बोली हुई है, लेकिन इसका सिंह राशि से बड़ा गहरा संबंध है, इसलिए कुछ लोग देख भी नहीं पाते, इसलिए इसको रिपीट कर रहा हूँ थोड़ी सी। तो राहु एकदम पैदा होता है, वो दिखता है एक तो स्वयं ज़मीन से लेकर आसमान तक इतना बड़ा काला, बड़ी बड़ी आँखों वाला, खतरनाक, दांत बड़े, भीवस दिखने वाला। और वो सूर्य को दिखता है चमकता हुआ, तो उसको लगता है कि मुझसे सुंदर, मुझसे इतना प्रभावशाली व्यक्ति कौन है, मैं इतना काला और इतना अपने आप में ही अपना चित्र नहीं देख पाता हूँ। तो वो जाके उस पर अटैक कर देता है, दोनों में युद्ध होता है। कहते हैं काफ़ी लंबा युद्ध चला। उसके बाद सूर्य उसको मार मार के अधमरा कर देता है। फिर वो, चूँकि वो ऋषि का पुत्र भी है, पहले तो उसकी राक्षस प्रवृत्ति जागी, जब उसका ठीक से घमंड का मर्दन हुआ तो फिर उसको जब चेतना जागी, उसकी कॉन्शियसनेस अवेयर हुई, तो उसको लगा मुझे अब भक्ति करना चाहिए। तो उसने भक्ति करना प्रारंभ की। उस भक्ति के प्रोसेस में उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया
और उन्होंने प्रसन्न होकर बोला कि तुम्हें क्या चाहिए, 2 वरदान तुम्हारे को मैं देता हूँ। एक वरदान में उसने मांगा कि मैं अमर हो जाऊँ, तो अमर हो गया। दूसरे में बोला मैं सूर्य को खा जाऊँ, तो बोले खा तो जाएगा और हजम नहीं कर पाएगा। तो जैसे ही वो सूर्य को मुँह में लेता है और तभी भगवान विष्णु उसकी गर्दन काट देते हैं। तो ये भी एक राहु केतु की कथा है। तो बहुत सारी कथाएं हैं। ये जितनी कथाएं हैं, एक ग्रह को लेकर बहुत सारी कथाएं हैं, हर तरह की हर समय पर लिखी गई। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि उन कथाओं से हम उनके जो मूल गुण हैं या अवगुण हैं उनसे हम परिचित होते हैं। उनको हम समझें तब हम उनकी व्याख्या ठीक से कर सकते हैं, किसी ग्रह की नेचर क्या है या उसके पीछे विज्ञान क्या है। इसका प्रोग्राम के अंतर्गत हम विज्ञान की बात भी करते रहेंगे, लेकिन जो माइथोलॉजिकल कथाएं हैं मेरे को लगता है वो ज़्यादा हमको गहरे में उसकी जो साइकोलॉजी है या उसका आध्यात्मिक पहलू है वो समझने के लिए एक मौका देती हैं। इन कथाओं से एक और बात मालूम पड़ती है, हम सब ने सुना हुआ है कि ये दुनिया है जो मायावी है। इन कथाओं से पक्का हो जाता है, पक्की से मायावी है। इधर प्रजापति पैदा कर रहे हैं, एक तो देवता पैदा कर रहे हैं, मनुष्य पैदा कर रहे हैं, इधर राक्षस पैदा कर रहे हैं। और जो दोनों पैदा होंगे तो उनमें युद्ध होगा, कन्फ्लिक्ट होगा, तो माया तभी तो चलेगी। अगर आज हम कोई फिल्म देखते हैं उसमें टेररिस्ट है, इधर पुलिस वाला है, तो ये वही चल रहा है। अगर ये सब नहीं है तो मेरे भीतर ही चल रहा है, मेरे भीतर द्वंद्व चल रहा है। तो ये हम इस दुनिया की पैराडॉक्स में रहते हैं। इसलिए कथाएं मुझे बड़ी रुचिकर लगती हैं माइथोलॉजी वाली। वो हमारे पूरे अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड के सब पहलुओं की बात करती हैं। अगर हम इस सब को समझ सकें तो हम सुपर कॉन्शियसनेस जिसको बोलते हैं कि मेडिटेटिव स्टेट, उसमें पहुंच सकते हैं। और उन सब कामों के लिए राहु से बेहतर कोई ग्रह नहीं है। इसलिए इसके ऊपर मैं बहुत रुचि लेके बात कर रहा हूँ। और यूँ कहने को तो राहु सिंह में है, लेकिन वो सिंह में किस डिग्री पर है ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और हमारा ये जो कार्यक्रम है नक्षत्रों पर कार्यक्रम है। राशियां तो हम ले ही रहे हैं, क्योंकि हमको राशि के बिना हम नक्षत्र तक नहीं पहुंचेंगे। राहु ग्रह है, हम उसकी बात कर रहे हैं। राशि इसलिए कि राशि के किसका उससे बड़ा गहरा संबंध है, और राशि में जो 2.25 नक्षत्र हैं वो आपको डिसाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो 2.25 नक्षत्र हैं, एक मघा है, आप जानते हैं, दूसरा पूर्वा फाल्गुनी है, और तीसरा उत्तरा फाल्गुनी है जो सिर्फ 1/4 है। और दोनों नक्षत्र पूर्ण हैं, मघा और पूर्वा फाल्गुनी। अब हम इनकी बात करते हैं। इन नक्षत्रों को समझने के लिए यहाँ पर राहु कैसे काम करता है, हमारे पास कुछ कुंडलियाँ हैं, उनसे व्याख्या करते हैं। तो हमको सिंह में राहु क्या करता है, और सिंह के साथ उसकी दुश्मनी हो सकती है, लेकिन नक्षत्र के साथ उसका संबंध एकदम अलग है। तो यही पैराडॉक्सिकल है। इसी को समझें तो हम जिंदगी को भी समझ सकते हैं। हमारे पास पहली कुंडली राजेश खन्ना, जो भारतीय फिल्म इंडस्ट्री का सबसे पहला सुपर हीरो था, उसकी है। कुंडली आपके सामने है, मिथुन लगन कुंडली है। इस कुंडली की व्याख्या तो हम कई बार कर चुके हैं, बाद में करेंगे। आज इस कुंडली में राहु का पराक्रम देखते हैं। राहु आप देख रहे हैं यहाँ पर 3य भाव में है, 3rd भाव में है, चंद्रमा के साथ है, और मघा के नक्षत्र में है, यानी पहले नक्षत्र में है। राहु यहाँ पर केतु के नक्षत्र में है, सिंह की राशि में। वो सिंह का शेर से संबंध भी है, आप जानते हैं, आत्मा से संबंध भी है। जब राहु मघा में होता है, ऑब्वियसली सिंह राशि होगी, तो ऐसा आदमी एक बार तो वो करता है जो हो ही नहीं सकता, अप्रत्याशित। केतु अकस्मात, अचानक क्या हुआ पता ही नहीं चला, और ऐसा हुआ फिर वो दोबारा कभी हुआ भी नहीं। वो जो हो गया तो हो गया। राजेश खन्ना यूँ तो कहते हैं कि 1965 में के आसपास मूवीज़ में आए थे, लेकिन 1969 में उनकी जो महत्वपूर्ण फिल्म रिलीज़ हुई थी वो थी आराधना। और जो हम पढ़ते थे उस ज़माने में, सुनते थे, आज भी लोग बोलते हैं कि 12 बजे, दिन के 12 बजे राजेश खन्ना को कोई नहीं जानता था, और शाम के 7 बजे पूरा देश राजेश खन्ना को जानता था। एंड ही हैड बीन डिक्लेयर सुपरस्टार। उसके बाद उनकी 17-18 फिल्में लगातार सुपर हिट हुई, जो आज की डेट में रिकॉर्ड है।
तो यहाँ पर राहु अपनी तरह से काम नहीं कर रहा है, केतु की तरह से काम कर रहा है। मघा का नक्षत्र है, मघा के नक्षत्र में राहु को वो एनर्जी मिली, इसमें दोनों एनर्जी मिलती है। एक एनर्जी मिलती है भौतिक, तो भौतिकता में वो कहीं से कहीं चले गए, और दूसरी एनर्जी मिलती है आध्यात्मिक। अब राजेश खन्ना के पतन के 50 कारण हो सकते हैं, लेकिन हमको लगता है कि वो जो आध्यात्मिक पहलू था वो उनका कहीं मिसिंग होगा। भौतिक पहलू में तो वो बहुत थे, और राजेश खन्ना जब आए थे तो लोग तब सुनते थे कि लड़कियां उनकी जो टायर निकलते थे गाड़ी में जाती थी, उसमें धूल होती थी, उससे अपना मांग भर लेती थी, और उनकी कार पे इतने किस्सेज होते थे उस ज़माने में, ऐसा कभी सुना नहीं। जब राजेश खन्ना की मृत्यु हुई, ये भी बड़े चमत्कार की बात है, तो उनके कुछ चाहने वाले हमको बता रहे थे कि उस दिन पूरा मुंबई बंद था और 11 लाख लोग उनके जनाजे में थे। ऐसा होता नहीं। तो आए भी ऐसे और गए भी ऐसे, बीच में क्या हुआ, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये है राहु का केतु में कमाल है, केतु के नक्षत्र में कमाल है, मघा के नक्षत्र में कमाल है। वो उसका ही अपने एक हिस्से का नक्षत्र है, वहाँ आके राहु एकदम उत्कृष्ट हो जाता है और कमाल करता है। बाकी आदमी क्या करेगा क्या नहीं करेगा, यह उसके पूरे व्यक्तित्व पे डिपेंड करता है, उसकी आदतों पे डिपेंड करता है, उसके व्यवहार पे डिपेंड करता है, और हम ये भी कह सकते हैं उसके कर्म पे डिपेंड करता है। ये कुंडली अमिताभ बच्चन की है, और अमिताभ बच्चन को सभी जानते हैं। राजेश खन्ना का जो सुपरस्टारडम जाता है फिर इनका शुरू होता है। ये बड़ी अजीब बात है, एक जाता है एक आता है। एक ज़माने में कई साल तक 2 ही सुपरस्टार थे, एक राजेश खन्ना और दूसरे अमिताभ बच्चन। ये तो अभी भी हैं। यहाँ पर भी आप देखिएगा, जो राहु जो है 7th हाउस में है, कुंभ लगन है, मघा में है, केतु में है। जब तक इनकी गाड़ी नहीं चली तो नहीं चली, लेकिन जब दीवार से चली तो चलती चली गई, फिर कमाल ही हो गया। और फिर कहीं से कहीं निकलते चले गए। बीच में सदमे भी आए, बीच में दिक्कतें भी आईं, बैंकरप्ट भी हुए, सब कुछ हुआ, लेकिन सबको निकलते हुए आज भी हर जगह आपको वो मिल जाते हैं। तो यहाँ पर राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन में अगर मैं देखूँ तो अंतर क्या है, जो भौतिक जगत पर तो दोनों का ही मामला बहुत अच्छा है। राजेश खन्ना का भी बहुत अच्छा था। मैं कहीं पढ़ रहा था कि उनकी मृत्यु के बाद जो उनकी बेटियों को मिला वो कम से कम 1100 करोड़ से ज़्यादा का वैल्यू का मिला, और भी ज़्यादा हो सकता है। तो आर्थिक दृष्टि से, भौतिक दृष्टि से कहीं कमी नहीं है, लेकिन अमिताभ बच्चन का जो धार्मिक या आध्यात्मिक पहलू है वो भी मजबूत है। अगर धार्मिक पहलू या आध्यात्मिक पहलू आपका मजबूत होगा, राहु केतु के नक्षत्र में हो और राशि सिंह हो जिसका स्वामी सूर्य होता है, और अगर आदमी भौतिकता के साथ साथ अपना धार्मिक या आध्यात्मिक पहलू ना छोड़े, तो फिर यहाँ पर राहु पतन करके फिर उत्थान करता है। वो स्थिति अमिताभ बच्चन की है। तो राहु क्या क्या कमाल करता है ये आप स्वयं देख रहे हैं। हमारे पास एक और कुंडली है, यहाँ पर आप देख ही पा रहे हैं। ये कुंडली है कैप्टन अमरिंदर सिंह की। ये हाल ही में इलेक्शन से पहले, विधानसभा इलेक्शन से पहले पंजाब के मुख्यमंत्री थे, और ये दूसरी बार पंजाब के मुख्यमंत्री बने थे। वैसे ये राजपुत्र हैं, और इनका जो राहु है वो पूर्वा फाल्गुनी के नक्षत्र में, शुक्र के नक्षत्र में। उन दोनों के नक्षत्र मघा थे, केतु का नक्षत्र था। वहाँ अप्रत्याशित था, यहाँ सब प्रत्याशित थे। जब राहु पूर्वा फाल्गुनी के नक्षत्र में होगा तो वहाँ पर वैभव, संपन्नता और सब सुख, ऐशो आराम बचपन से होंगे, बचपन से ताज़ ज़िंदगी चलते रहेंगे। उसके बाद पॉलिटिक्स में आए, आर्मी में गए थोड़े समय के लिए, पॉलिटिक्स में आए, अपने अंदाज से पॉलिटिक्स की, और इलेक्शन एक बार जीते, फिर दूसरी बार 2 बार मुख्यमंत्री बने, इलेक्शन हार गए। नेताओं के साथ ऐसा चलता रहता है। लेकिन आप अगर इसमें देखेंगे तो यहाँ पर राहु जो है संपन्नता को नहीं छोड़ने देता। वहाँ पर वो दोनों लोग एक दूसरे माहौल से आते हैं, यहाँ एक राजा के हिसाब से शुरू होता है। तो यहाँ पर शुक्र पूरी तरह से एक्टिव है, यहाँ पर शुक्र पूरी तरह से एक्टिव है। शुक्र जब एक्टिव होगा तो फिर राहु का शुक्र के साथ कितना गहरा
संबंध है, भौतिक संबंध है, इससे आप सब परिचित हैं। और सब तरह के सुख जो भी आप सोच सकते हैं, राज परिवार में क्या सुख नहीं होते, सारे सुख यहाँ उपलब्ध होते हैं व्यक्ति को। और वो पहले दिन से ही गोल्डन स्पून के साथ पैदा होता है, होता ज़िंदगी उसी माहौल में रहता है, पॉलिटिक्स करते या ना करते, लेकिन अपने उसके देश के जो देश रहा नहीं, छोटा हिस्सा रह गया, वहाँ के राजा तो बने ही रहते। तो यह एक अंतर है राहु। तो अगर हम सिर्फ ऐसा देखें कि राहु सिंह में है, बड़ा ख़राब है, तो हम राहु के साथ अन्याय कर देंगे और हम जो कुंडली का अध्ययन करेंगे अजीबोगरीब हो जाएगा। तो अगर हम उसका नक्षत्र देखें, नक्षत्र के साथ आत्मसात करें, उसको समझने का प्रयास करें, उन लोगों की कुंडलियाँ देखें जिनके नक्षत्र इस तरह से हैं, तो फिर हमको राहु का चरित्र समझ में आता है। ये जो 2 नक्षत्र हैं, इससे ही सिंह राशि में 26.40 डिग्री कवर हो जाती है। इसलिए उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र की बात हम अगले राशि में करेंगे।